देखिए, ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है, फेडरलिज्म। हमने प्रीवियस चैप्टर यानी कि जो हमारा पावर शेयरिंग था उसमें हमने देखा कि एक डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर है, जो सत्ता है, उसका डिवीजन जरूरी है। किसी एक व्यक्ति के हाथ में या किसी एक ऑर्गन के हाथ में पावर का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। वहाँ हमने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा, जिसमें हमने वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा। वर्टिकल यानी कि अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, उसी वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को फेडरलिज्म कहा जाता है। उसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि फेडरलिज्म क्या है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके टाइप्स हैं, क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं है, क्या अगर इंडिया फेडरल है तो हमने अपनी लाइफ में कब, यानी कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस से अब तक कब फेडरलिज्म का एक एग्जाम्पल सेट किया है। उन सब चीज़ों के बाद हम एक और चीज़ पढ़ेंगे और वो है डिसेंट्रलाइजेशन। हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि वर्टिकल जो पावर शेयरिंग थी उसके अंदर 2 लेवल तक होता है, मेनली सेंटर, स्टेट, और हमने देखा कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लोकल भी होता है, तो उसे ही डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। वही हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, फेडरलिज्म का मतलब है कि जब जो पावर है उसको शेयर कर दिया जाए। आप देखिए ना, पावर सेंटर के पास अकेली है, सिर्फ सेंटर के पास पावर हो, केवल एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है और कोई लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, उसको बोला जाता है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर केवल और केवल सेंटर गवर्नमेंट के पास पावर्स होती हैं, सारी की सारी पावर। कोई और लेवल ऑफ गवर्नमेंट या तो है ही नहीं, और यदि है तो इसके आदेशों को वो नहीं टाल सकते। जो सेंटर ने बोल दिया वही चलेगा। जबकि फेडरल के अंदर एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है और यहाँ स्टेट्स सेंटर की मर्सी पर नहीं है। बार बार एक स्टेटमेंट दी जाती है दैट स्टेट्स आर नॉट एट द मर्सी ऑफ सेंटर। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। फेडरलिज्म का मतलब आप यहाँ से देखें कि जब केंद्र से पावर लेकर के और स्टेट्स में बांट दी गई और नीचे बांटा गया, उसको हम नहीं लेंगे। सिर्फ स्टेट्स तक जो डिवीजन होता है वो फेडरलिज्म है। सो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम ए सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इज शेयर्ड अमंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, इसकी प्रोविंसेस उस देश की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के अंदर उसको बांट दिया जाए, वो फेडरलिज्म कहलाता है। जैसे इंडिया के केस में हम देखें तो हमें पता है कि एक यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है। केंद्र के पास कुछ चीज़ें हैं, उसके अधिकार हैं उन पर, और स्टेट्स के पास भी कुछ पावर्स हैं। और केंद्र जो है वो स्टेट्स को ये नहीं कह सकता कि आप इनके ऊपर ऐसे कर लीजिए, वो एडवाइजरी दे सकता है, स्टेट्स माने तो माने ना माने। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको आगे इसी चैप्टर में इस चीज़ को डिटेल से देखेंगे। तो फेडरलिज्म की जो डेफिनेशन है वो यही है कि व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटी एंड इज डिवाइडेड अमंग इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, दैट इज नोन एज फेडरलिज्म। आपके इस चैप्टर में जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन काफ़ी कम बनते हैं। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो ज़्यादा बन रहे हैं। हमने एक मोटा मोटा डिफरेंस देखेंगे अब, एक फेडरल और एक यूनिटरी सिस्टम के अंदर। देखिए, हमें पता है कि फेडरल में पावर सेंटर से लेकर के और कुछ पावर्स उसकी स्टेट्स को, यानी कि उसकी प्रोविंसेस को दे दी जाती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दे दी जाती है। यूनिटरी सिस्टम के अंदर पावर्स या तो सेंटर के हाथ में है, कोई और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के पास कोई पावर नहीं है, और यदि है भी तो सेंटर की ही सुप्रीमेसी चलेगी, सेंटर ने ही जो कहा है वही चलेगा, ये मना नहीं कर सकती। जो स्टेट्स हैं वो सेंटर को मना नहीं कर सकती, यहाँ मना कर सकती है। इंडिया के केस में हम देखेंगे कि डिवीजन ऑफ लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट हैं। यूनियन लिस्ट पर केवल केंद्र कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट जो है इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट कोई कानून नहीं बना सकती, वो स्टेट्स ही कानून बनाएंगे उसके ऊपर, वो स्टेट्स का मैटर है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ कोई डिवीजन नहीं होता, यहाँ केंद्र की बात को ही ऊपर रखा जाता है। तो फेडरल के अंदर हमने देखा कि 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, मिनिमम 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट।
जहां एक सेंटर और एक स्टेट। देखिए जो सेंटर है उसका मेनली क्या काम रहेगा, देखिए सेंटर नेशनल इंटरेस्ट के टॉपिक्स, डिफेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी है, कम्युनिकेशन है, ऐसे इंपॉर्टेंट जो इश्यूज हैं उनको सेंटर हैंडल करता है। और जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है कंट्री का, उसके लिए स्टेट्स अपने लेवल पर काम करती हैं। जब सभी स्टेट्स, सभी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स अपने लेवल पर सही तरीके से काम करेंगी तो कंट्री के लेवल के ऊपर काम अपने आप सही होता चला जाएगा। ये हमें देखने को मिला है इसके अंदर। देखिए अब हम फेडरलिज्म के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। दो टाइप्स आपके पास हैं फेडरेशन में, एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन जिसको बोला जाता है, और एक है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही। कमिंग टुगेदर जो है इसका मतलब है कमिंग टुगेदर, यानी कि जब बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, बहुत सारी जो आपकी सब यूनिट्स हैं वो सब मिल करके और एक गवर्नमेंट बना लें, अपनी सारी की सारी जो सॉवरेनिटी है वो और अपनी जो वो है उसको दे करके उसको एक ही जगह पे पूल कर दें वो अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, तो ऐसे में कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कम टुगेदर and pool their sovereignty to enhance their security is known as coming together federation। coming together federation में जब आपने देखा कि सभी constituent units खुद आती हैं, अपनी मर्जी से एक गवर्नमेंट बनाती है और उसको पावर देती हैं, ऐसे में जितने भी constituent units आएंगी वो सब बराबर होंगी। यहाँ हमें देखने को मिला सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यूएस है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। ये 1 मार्क्स के अंदर आपसे आ सकता है कि यूएस, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ये 3 कमिंग टुगेदर के एग्जाम्पल्स हैं। हम यूएस के अंदर देखें तो यूएस में 50 स्टेट्स हैं। यूएस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। 50 स्टेट्स के अलग फ्लैग हैं, अपना अपना अलग उनके नियम हैं, उनके लॉज अलग अलग हैं और केंद्र उन्हें कुछ नहीं कह सकता, वो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेंगे। वहां ड्यूअल सिटीजनशिप है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल सिटीजनशिप, कि आप देश के भी नागरिक हैं और उस स्टेट के भी नागरिक हैं। तो ऐसे में हमें देखने को मिला कि इसके अंदर इक्वालिटी रहती है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में और वो सब अपनी मर्जी से आकर के देती हैं। इस सिचुएशन में होल्डिंग टुगेदर में जो है वो बिल्कुल रिवर्स है। इसका मतलब है जब एक स्टेट इन द सेंस एक कंट्री अपनी पावर्स को जो है, यूनियन जो है वो अपनी पावर को डिवाइड कर दे डिफरेंट स्टेट्स में। यहाँ डिफरेंट स्टेट्स आकर के एक यूनियन बनाती है, यहाँ एक पावरफुल यूनियन अपनी पावर को डिसॉल्व करता है स्टेट्स के अंदर। इसे बोला जाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया इसकी एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर का। हमें देखना है कि इंडिया के अंदर जो है केंद्र ने खुद अपनी मर्जी से बांट दिया है स्टेट्स के अंदर पावर को। स्टेट्स यहाँ क्या है, यहाँ एक एग्रीमेंट है, यहाँ स्टेट्स की जो अहमियत है वो बहुत ही ज़्यादा है। यदि वो चाहे तो अलग हो जाए और फेडरेशन तोड़ दे। इस सिचुएशन के अंदर स्टेट्स जा नहीं सकती, स्टेट्स को बनाया ही यहाँ पर इसलिए गया है कि स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे। ये एग्रीमेंट नहीं है कोई। आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल 1 जो है वो ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। वहां फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। कमिंग टुगेदर यानी कि कन्फेडरेशन जो है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होता है, यहां पर यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि केंद्र ने अपनी पावर को डिवाइड किया है स्टेट्स में। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कहता है कि स्टेट्स ने मिलकर के एक पावरफुल यूनियन बनाया है, जबकि इंडिया के केस में रिवर्स है। हमें देखना है मेनली जो क्वेश्चन आता है वो इसके टाइप्स में आता है कि व्हाट इज फेडरलिज्म, उसकी डेफिनेशन प्लस उसके फीचर्स प्लस उसके टाइप्स। अगर आपके 5 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आता है तो केवल फीचर्स तक आता है या इसके टाइप्स पूछ लेता है। तो टाइप्स में आपको याद रखना है कि कमिंग टुगेदर के अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स आकर के एक यूनियन बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग यूनिट बनाती हैं, अपनी सॉवरेनिटी दे करके अपनी जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा लेती हैं, जिसके 3 एग्जाम्पल यूएस, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। और यहाँ कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर यूनियन जो है वो पावरफुल है, उसने अपनी स्टेट्स के अंदर पावर को डिवाइड किया है। अब हम इसके फीचर
अब हम देखते हैं कि फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए, किसी भी तरह का फेडरलिज्म हो, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, हमें देखने को मिला कि एटलीस्ट 2 टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट के, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिला, सेंटर और फिर उसके नीचे स्टेट। इंडिया के केस में 3 टीयर सिस्टम है, उसके ऊपर हम बाद में देखेंगे। तो एटलीस्ट क्वेश्चन बनेगी, एटलीस्ट कितने होने चाहिए फेडरेशन के लिए? देखिए, हमने देखा कि 2 टीयर ऑफ एटलीस्ट 2 टीयर्स होने चाहिए। जो सेकंड है, अब इन्होंने कहा कि जो आपका जुरिस्डिक्शन है, यानी कि आपका काम करने का जो अधिकार क्षेत्र है, किसमें? लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो तीनों का, यानी कि दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट का अलग अलग है। ऐसे कौन से इश्यूज हैं जिन पर स्टेट्स कानून बना सकती है? जैसे अब बैंक्स के ऊपर आप देखिए, या जो बैंकिंग सिस्टम है और जो करेंसी का आपका सिस्टम है, डिफेंस का आपका सिस्टम है, उसके ऊपर केंद्र कानून बनाएगी। अगर कोई स्टेट कानून बनाना चाहे वो मान्य नहीं होगा, वो बिल्कुल क्लियरली डिवाइडेड है। और थर्ड पॉइंट भी इससे रिलेटेड है कि जुरिस्डिक्शन जो है ये क्लियरली मेंशन्ड है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि किसका कितना किस पर अधिकार है। टैक्सेशन, डिवीजन ऑफ टैक्सेस यहां पर किया गया फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए कि कौन कौन से टैक्सेस आप लेंगे, कौन से टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। जैसे जो लिकर टैक्स, जो दारू के ऊपर जो टैक्स लगता है, शराब के ऊपर जो टैक्स है, वो स्टेट लेती है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी अलग अलग आपके रूल्स हैं। आप यहाँ पर आप देखेंगे कि एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और एक स्टेट पीसीएस आपके पास है। तो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन का भी सिस्टम अलग अलग रहेगा, डिवाइडेड रहेगा ये। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली मेंशन्ड होगा कि किसका जुरिस्डिक्शन किस इशू के ऊपर कितना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली 3 लिस्ट दी गई हैं जो पावर्स को डिवाइड कर देती हैं, और हम इनको यहाँ नहीं स्टडी करेंगे, पूरा का पूरा एक टॉपिक है, उसी में हम इनको देखेंगे। जो फोर्थ है वो है कि जो फंडामेंटल इश्यूज, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल। हमने देखा क्लास 9th में भी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब ये देखा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद कि हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी को ऐसा लगे कि इन चीज़ों में बदलाव करने की जरूरत है, तो जब बदलाव करने की बात आएगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो अमेंडमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या बेसिक स्ट्रक्चर को भी हम देखें तो उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो बहुत कोर इश्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा फेडरलिज्म। एक फेडरलिज्म जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर भी है। आपको मैं बता दूं, फेडरलिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है, डिवीजन ऑफ पावर अमंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब मान लीजिए केंद्र ये कहे कि फेडरलिज्म को उठाओ यार, ये स्टेट्स हमारी मान ही नहीं रहे हैं, हम कुछ कहते हैं ये मानते नहीं है, ये बार बार झंडा उठा के खड़े फेडरलिज्म है। तो अब ये कहते हैं कि जी फेडरलिज्म को हटाओ यार, बनाओ कानून एक बढ़िया सा। तो कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इन दोनों के बीच में जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं आप उनको यूनैनिमसली नहीं कर सकते, यूनैनिमसली चेंज नहीं कर सकते। यानी कि केंद्र संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, वो ऐसा नहीं है कि जी आज हम एक बिल ला रहे हैं, कल से फेडरलिज्म नहीं होगा, सब स्टेट्स वाले अब जैसे सेंटर कहेगी वैसे करेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। या स्टेट्स ऐसे कह दें कि जी भाड़ में जाए आपकी सेंटर, हम नहीं मानेंगे आपकी, हमें अपनी मर्जी से काम करना है, तो ऐसे भी नहीं होगा। जो कोर इश्यूज हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक बातें हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज ही नहीं कर सकते, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, यदि उनमें कोई बदलाव करना है तो स्टेट, सेंटर प्लस स्टेट दोनों को एग्री करना होगा। हमने देखा कि थर्ड प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, थर्ड प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट जो है, जो कि आर्टिकल 368 के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन के, क्लास 11th में ही आप इसको पढ़ने वाला है, वो कहती है कि कोई ऐसा इशू जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस का है, उसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की सेपरेट 2/3 मेजोरिटी, लोकसभा के 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य का मतलब कि हाफ स्ट्रेंथ तो प्रेजेंट हो, 543 से 272 तो होने ही होने चाहिए, और टोटल वोट करने वालों का 66% उससे ज्यादा हो, 66% यानी कि 2/3 है वो उससे ज्यादा हो। दोनों हाउसेज 66% मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी से पास करें, प्लस में मोर देन हाफ स्टेट जो है वो उनको सिंपल मेजोरिटी, स्टेट के लिए केवल सिंपल, यानी कि हाफ स्टेट्स 50% मेजोरिटी के साथ उसको
पास करें, तब जाकर के उसके अंदर बदलाव हो सकता है, बशर्ते कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ना हो। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मान लीजिए सेंटर और स्टेट दोनों एग्री हो गए कि जी कर लो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म, यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन द बेसिक स्ट्रक्चर। ये भी आप 11th में पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। अब हम देखें कि 5th नंबर के ऊपर तो कोर्ट्स का यहाँ पर वो किया गया है मेंशन कि जो कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो कोर्ट्स है वो एक अंपायर की तरह काम करेंगे। वो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके लिए एक बहुत ही बड़ा हेल्पफुल फैक्टर साबित होंगे कि यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर को लेकर के, रिसोर्सेज के डिवीजन को लेकर के, तब ये जो कोर्ट्स हैं ये आप देखेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट जैसे हैं तो सुप्रीम कोर्ट यूनियन वर्सेस स्टेट्स के मैटर, स्टेट वर्सेस स्टेट्स के मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं डायरेक्टली। उसके बाद आपकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि सेंटर में आपने बना दी, स्टेट आपने बना दी, पावर भी डिवाइड कर दी, लेकिन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एक बहुत बड़ी बात है। सेंटर की ग्रांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट ना हो जाए स्टेट्स, इसलिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ज़रूरी है। इसलिए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू डिवाइड कर दिए गए। जैसे हमने देखा जो टैक्स है, तो जो बोटल्ड लिकर है, जो शराब है, उसके ऊपर टैक्स लेने का अधिकार किसके पास है? स्टेट्स के पास है। तो हमने देखा। अब 7th जो ऑब्जेक्ट ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि इसके ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये आ सकता है 1 मार्क्स में। ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला है जी यूनिटी, कि फेडरलिज्म यूनिटी को मेंटेन करके रखे। जब आपने पावर्स को डिवाइड किया, हमने देखा कि बेल्जियम के अंदर स्थिति गंभीर हो गई थी। डच पूरे देश के अंदर मेजॉरिटी, ब्रसेल्स में माइनॉरिटी, फ्रेंच ब्रसेल्स में मेजॉरिटी, पूरे देश में माइनॉरिटी। ऐसी स्थिति के अंदर दोनों के बीच में एक टेंशन अराइज होती है। लेकिन ब्रुसेल्स ने क्या किया, बेल्जियम ने क्या किया? बेल्जियम ने ऐसे नहीं किया कि चलो डच पावरफुल है तो मार डालो इन लोगों को। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पावर को डिवाइड कर दिया। उन्होंने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया। आपने बेल्जियन मॉडल पढ़ा ना? बेल्जियम मॉडल में क्या था? सेकंड पॉइंट कि स्टेट गवर्नमेंट्स को क्रिएट किया गया। दैट मीन्स फेडरलिज्म को क्रिएट किया गया ताकि यूनिटी मेंटेन रहे, उन दोनों के बीच में भाईचारा बना रहे। तो यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी। देखिए डाइवर्सिटी अलग अलग तरह की है। हम नेक्स्ट ही चैप्टर जो है वो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी है, और उसके बाद कुछ और डाइवर्सिटी के पास जेंडर, रिलीजन और कास्ट का है। उसमें डाइवर्सिटी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन डाइवर्सिटी का मतलब है कि अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग सोच के लोगों को आपको एक साथ रखना है। उसके लिए फेडरलिज्म जरूरी है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। अब कई बार हमने क्या देखा, हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने लैंग्वेज के आधार पर जो है स्टेट्स की फॉर्मेशन की। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने जब सिफारिश दी 56 में, तो उन्होंने यही कहा, 55 में आ गई थी हालांकि उनकी रिपोर्ट, लेकिन 56 ही माना जाता है कि सर स्टेट्स शुड बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी को हमने अकोमोडेट किया। कैसे? उनको अलग अलग स्टेट्स बना करके हमने दे दी। तो अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी और यूनिटी इसके ड्यूअल ऑब्जेक्टिव हैं। इसके ड्यूअल एस्पेक्ट्स भी हैं। फेडरलिज्म के ड्यूअल एस्पेक्ट्स में क्या है? सबसे पहले ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, कि एक दूसरे के ऊपर आपको ट्रस्ट रहे, सेंटर और स्टेट मिलकर के काम करें, म्यूचुअल ट्रस्ट रहे। और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, कि हम साथ मिलकर के रहेंगे। अलग अलग होने का जो है वो बिल्कुल इसमें हट जाता है कि हम साथ रहेंगे। कैसे? हमने क्या देखा था? पावर डिवाइड होने का ही हम देख रहे हैं। फेडरलिज्म इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ पावर डिवीजन। हमने क्या देखा? जो लेबनान में हमने देखा, लेबनान में क्या था? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर। प्रेसिडेंट किससे लिया हमने? मैरोनाइट सेक्ट से। प्राइम मिनिस्टर हमने किससे लिया? सुन्नी मुस्लिम से हमने लिया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमने कहाँ से लिया? ऑर्थोडॉक्स। और स्पीकर हमने कहाँ से लिया? शिया मुस्लिम से। पावर डिवाइड होगी ना। फिर क्या किया? क्रिश्चियंस ने क्या कहा था कि हम फ्रेंच प्रोटेक्शन नहीं मांगेंगे, और उन्होंने क्या कहा मुस्लिम्स ने कि हम सीरिया के साथ यूनिफिकेशन नहीं करेंगे। इसका मतलब दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ हम साथ रहेंगे और एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखते हुए। तो ड्यूअल एस्पेक्ट्स और ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछेंगे म्यूचुअल ट्रस्ट, और ये लिख देंगे एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और एस्पेक्ट्स पूछेंगे तो ऊपर वाला। याद रखें ये 7 फीचर्स हैं, आपको ये लिखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये जरूर आ सकता है। शॉर्ट में आप इसको नोट करते चले, इसी तरह तो आपको रिवीजन में आसानी हो। देखिए अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि क्या इंडिया जो है वो एक फेडरल कंट्री है। फेडरेशन वर्ड का प्रयोग नहीं किया, फेडरेशन वर्ड का प्रयोग नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन ने। फर्स्ट आर्टिकल में भी क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन क्या ये सब चीजें, भाई ये हमने देखा ना, ये फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है। यदि किसी देश के ऊपर ये फीचर्स लागू हो गए दैट मीन्स कि वो कंट्री ऑटोमेटिकली फेडरल कंट्री है। हम देखें सबसे पहला ये क्वेश्चन आएगा कि डू यू एग्री दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, तो आपको आंसर में लिखना है, पहले हम चेक करते हैं फिर हम आंसर की फॉर्मेशन करेंगे। देखिए इसने कहा कि एटलीस्ट 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए। क्या इंडिया के अंदर 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है? इंडिया के अंदर तो 3 भी हैं। देखिए 1993 के अंदर जो है डिसेंट्रलाइजेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मिला। 73rd और 74th अमेंडमेंट हुए और जो थर्ड लेवल जो था, लोकल लेवल था, उसको बहुत एम्पावर किया गया। तो हमारे यहाँ तो 3 है, तो यानी कि पहली कंडीशन फुलफिल। क्या लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारे डिफरेंट वो हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ पर 4 चीजें हैं जिसमें 3 लिस्ट सबसे पहले हम देखेंगे। फर्स्ट यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट, थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट, और एक स्टार पॉइंट डाल के आप लिखेंगे रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स, रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स। अब आप देखें यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट का मतलब है कि दोज टॉपिक्स विच आर इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट। यूनियन का मतलब आपकी केंद्र की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, कि वो टॉपिक्स जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र के पास है। और ये क्यों किया गया? एक्चुअली में ये इसलिए किया गया, 97 टॉपिक्स हैं और ये इसलिए किया गया साहब कि यूनिफॉर्मिटी रहे। यूनिफॉर्मिटी की कई चीजें ऐसी हैं जिसमें पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी रहनी जरूरी है। आप देखिए करेंसी, क्या करेंसी अलग अलग होगी और उसकी वैल्यू अलग अलग होगी तो देश में आसानी से आप इधर उधर आ जा सकते हैं? नहीं। तो करेंसी है, बैंकिंग सिस्टम है, आपका डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स हैं, ऐसे जो क्रूशियल मैटर्स हैं वो यूनियन लिस्ट के अंदर डाले गए। स्टेट लिस्ट, यानी कि जो स्टेट लिस्ट का मतलब क्या है कि वो टॉपिक्स, द लिस्ट ऑफ दोज टॉपिक्स ऑन विच द राइट टू मेक लॉज इज एक्सक्लूसिवली फॉर स्टेट, कि केवल स्टेट बना सकती है, स्टेट का एक्सक्लूसिव राइट है इसके ऊपर। अब एक थोड़ा सा टेक्निकल बात यह भी है कि स्टेट के मैटर के ऊपर केंद्र कानून बना सकती है, किसके थ्रू? राज्यसभा के थ्रू। बिकॉज राज्यसभा क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, द हाउस विच इज रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो है स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो स्टेट के टॉपिक के ऊपर भी बनाया जा सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है, ऑस्ट्रेलिया से हमने ये 3 लिस्ट्स का कॉन्सेप्ट लिया है। क्लास 11th में आप देखेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि हमने कहां से क्या लिया। कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। कॉन्करेंट लिस्ट कहती है कि जी ऐसे टॉपिक जिन पर केंद्र और राज्य यानी कि यूनियन और स्टेट दोनों कानून तो बना सकते हैं, लेकिन यदि किसी ऐसी बात हो जाए कि केंद्र कुछ कह रहा है कि नहीं जी ये चीज ऐसे होनी चाहिए, स्टेट कह रही नहीं ये चीज ऐसे होनी चाहिए, व्हेन देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट देन द डिसीजन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल प्रिवेल, कि यूनियन गवर्नमेंट की ही बात को ऊपर रखा जाएगा। रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स का मतलब है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो इन लिस्ट्स के बनने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमने, कंप्यूटर है तो ये एक ऐसी चीज है जो इन तीनों में से किसी में नहीं है, तो जो चीज इन तीनों में नहीं वो रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट, और रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास, यूनियन के पास। तो हमने देखा कि ज्यूरिसडिक्शन का डिवीजन है इंडिया के अंदर 3 लिस्ट्स के थ्रू। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीनों लिस्ट मेंशन्ड है। क्या ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग है सेंट्रल स्टेट का? हाँ जी है। क्या संविधान के अंदर इस ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताया गया है? हाँ जी बताया गया, 3 लिस्ट के द्वारा बताया गया है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को यूनानिमसली बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। हमने देखा कि बहुत जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उनको बदलने के लिए थर्ड प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउसेज की सेपरेट, पहले 2/3 लोकसभा, फिर 2/3 राज्यसभा, फिर रेटिफिकेशन बाय मोर देन हाफ स्टेट्स। हाँ जी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को यूनानिमसली नहीं बदला जा सकता। क्या कोर्ट्स हैं? क्या इंडिपेंडेंट जुडिशरी है? क्या सेंटर और स्टेट के बीच के अंदर यदि कोई डिफरेंसेस होते हैं तो एक ऐसी बॉडी है जो
किसी का भी पक्ष ना लेते हुए, इम्पार्शियल रहते हुए फैसला दे। हाँ जी, कोर्ट्स भी हैं इंडिया के अंदर। क्या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है स्टेट्स को? हाँ जी, स्टेट्स को दी गई है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ऐसी कई चीजें हैं जिनके ऊपर स्टेट टैक्स लगा सकती है, तो इसका मतलब हाँ जी, स्टेट के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। क्या देश के अंदर यूनिटी मेंटेन है? हाँ जी, यूनिटी मेंटेन है देश के अंदर, सब लोग देश में है। डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया। भाई इंडिया से ज़्यादा डाइवर्सिटी तो कहीं है ही नहीं। यहाँ आप देखेंगे कि 1300 तो लैंग्वेजेस हैं, डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस अपनी मदर टंग में। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद हमने उसको भी मेंटेन किया। क्या ट्रस्ट करते हैं लोग एक दूसरे पे? हाँ जी, ट्रस्ट करते हैं। एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर है। हाँ, 70 साल से लोग साथ रह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में सबको अलग अलग अधिकार दे दिए गए हैं। और ट्रस्ट, याद कीजिए कि ट्रस्ट किसका काम है? फंडामेंटल राइट्स। और खाली राइट्स में भी हम देखें तो हमारा फर्स्ट क्या था कि टू मेंटेन ट्रस्ट। क्लास 9th में हमने देखा कि राइट्स का जो फंक्शन था, राइट्स का जो ऑब्जेक्टिव था उसमें था कि ट्रस्ट मेंटेन करवाता है, ट्रस्ट बिल्ड करवाता है। तो इंडिया के बारे में जब पूछा जाए, यार सातों के सातों प्रिंसिपल लग रहे हैं, इसका मतलब इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो हम क्वेश्चन में लिखेंगे कि फॉलोइंग थिंग्स प्रूव इंडिया अ फेडरल कंट्री, जिसमें 2C, यानी कि हम कहेंगे कि फेडरलिज्म के फीचर्स हम लिखेंगे कि जी फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स होते हैं और इंडिया के ऊपर वो फीचर्स अप्लाई हो रहे हैं। देयर आर सर्टेन फीचर्स फॉर ए कंट्री टू बी कॉल्ड, यानी कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल जिनको फॉलो करे तो देश फेडरल कहलाएगा, और इंडिया में वो फॉलो हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे एटलीस्ट 2 टियर ऑफ गवर्नेंस। हम गवर्नमेंट हम लिखेंगे कि इंडिया के अंदर तो 3 है। फिर हम लिखेंगे जुरिस्डिक्शन सेपरेट होना चाहिए। हाँ जी, जुरिस्डिक्शन सेपरेट है, यूनियन, स्टेट और सेंट्रल लिस्ट हम इसके अंदर यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट हम इसमें डालेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीनों लिस्ट का मेंशन है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को थर्ड प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट आप लिखेंगे 2/3 मेजोरिटी से। कोर्ट्स भी हैं, ये भी हैं। इसका मतलब इंडिया एक फेडरल कंट्री है। देखिए, हमने देखा इंडिया के केस में भी फेडरलिज्म की, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस हम देखेंगे कि कैसे यहाँ इंडिया ने फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया। क्या ऐसे इंसिडेंट्स रहे हमारे अब तक के इतिहास में कि हमने इंडिपेंडेंस के बाद, देखिए सबसे पहला वो था लिंग्विस्टिक स्टेट्स, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। देखिए पहले क्या होता था कि ब्रिटिशर्स अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग स्टेट्स की बाउंड्री बना देते थे। हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे वो चाहते थे कि ये बाउंड्रीज ऐसे ही ना बने, किसी कन्वीनियंस की बजाय ये वहाँ की लैंग्वेज के बेसिस पे बने। महात्मा गांधी ने भी खुद इस बात पे बहुत जोर दिया, और कांग्रेस की जो प्रोविंशियल कमिटीज़ थी वो भी लैंग्वेज के आधार पर बनने लगी कि उस रीजन की लोकल लैंग्वेज में। वो मानते थे कि लैंग्वेज से लोग ज़्यादा एसोसिएट कर पाते हैं अपने आप को देश के साथ। तो हमारे लीडर्स ने लोगों से कहा कि जब देश आज़ाद होगा तो हम लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स का क्रिएशन करेंगे। अब वहाँ दिक्कत क्या होती है कि पार्टीशन देश का हो जाता है, और इस पार्टीशन के कारण लोगों को डर लगने लगता है कि रिलीजन के बेसिस के ऊपर तो हम अलग हो गए हैं, कहीं लैंग्वेज के आधार पर यदि हमने स्टेट्स बना दी तो हो सकता है कि कंट्री में और ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन की कंडीशंस आ जाएं। ऐसी स्थिति में सेंटर बार बार लैंग्वेज की क्रिएशन, लिंग्विस्टिक स्टेट्स की क्रिएशन को मना करती रही। लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और एक व्यक्ति थे पोटी श्री रामलू, आंध्र प्रदेश के ये एक लीडर थे। और पोटी श्री रामलू ने 1952 के अंदर एक फास्ट टिल डेथ किया। 56 डेज तक इन्होंने फास्ट किया और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। और वहाँ फिर प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए कि आप सब हमें लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बना करके दीजिए, और केंद्र बहुत ज़्यादा दबाव में आई। 1953 के अंदर पहला लैंग्वेज के आधार पर जो स्टेट बना वो था आंध्र प्रदेश, लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर। स्टेट ने अब ये बनने के बाद एक और चीज़ की केंद्र ने, और वो था SRC, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग की उन्होंने स्थापना की 53 में, और इनको कहा कि भाई देखो कैसे कैसे हमें स्टेट्स बनानी चाहिए। 1956 में इसी के रिपोर्ट्स के बेसिस पे 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। इसने अपनी रिपोर्ट में 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की SRC,
और एसआरसी ने क्या कहा कि जी 1 नवंबर 1956 को इसकी रिपोर्ट्स के आधार पर बनाया गया, एक्ट आया एसआरसी, और एसआरए यानी कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इन्होंने क्या कहा था कि लैंग्वेज को इन्होंने बेसिस माना कि बाउंड्रीज ऑफ स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि स्टेट्स की क्रिएशन का बेसिस लैंग्वेज होना चाहिए। अब हम देखें कि जहां डर था कि कहीं लैंग्वेज के आधार के ऊपर बनाने, क्योंकि मांग तो उठ रही है, जो स्टेट्स एग्जिस्टिंग स्टेट्स थी, मद्रास जो एक स्टेट था, उस मद्रास से तेलुगु बोलने वाले लोग अलग हो जाना चाहते थे, आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे सेपरेट, यानी कि इसको एक वर्ड दिया गया विशाल आंध्र मूवमेंट। विशाल आंध्र मूवमेंट क्लास 12th में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। विशाल आंध्र मूवमेंट जब स्टार्ट होती है तो कहते हैं कि जो मद्रास में तेलुगु और तमिल बोलने वाले सब है, हम तेलुगु वासियों को एक आप आंध्र प्रदेश दे दीजिए। अब यहाँ स्टेट ने जब देखा एक एग्जिस्टिंग स्टेट है वो डिमांड कर रही है, उसको दबाया जा रहा है केंद्र के द्वारा, बार बार उसको साइड बाई किया जा रहा है, तो पावर शेयरिंग की स्प्रिट के अगेंस्ट है। यहाँ जब इस फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में लाया गया तो हमने डाइवर्सिटी को अकोमोडेट भी किया, यानी कि इनको भी और इनको भी, और यूनिटी भी मेंटेन रही। पहला ये केस था लिंग्विस्टिक स्टेट्स। उसके बाद हम देखें तो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी, देखिए लैंग्वेज पॉलिसी जो है क्लास 12th की हिस्ट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का आपका लास्ट चैप्टर है, और उसमें बहुत डिटेल में हमेशा वहाँ पर 3 मार्क्स में और इवन 8 मार्क्स में क्वेश्चन डिस्कस होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे कि जो हिंदी है, हिंदी उसी को आप नेशनल लैंग्वेज बना दीजिए। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आरवी धुलेकर। आरवी धुलेकर ने कहा कि जिस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती वो तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य बनने के लायक ही नहीं है। 12 सितंबर 1947 के दिन हमारी जो लैंग्वेज कमेटी थी किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसने कहा कि जिस स्टेट्स के पास पावर है अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज रखने का, एक लैंग्वेज आप ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकते हैं, उसी लैंग्वेज में स्टेट्स अपना काम करती रहेंगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर के लिए उन्होंने कहा कि 19 स्टेट्स के लिए इन्होंने कहा, सेंटर के लिए इन्होंने कहा कि 1965 तक इंग्लिश में काम चलेगा, क्योंकि हम उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाएगी हिंदी। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। अब बहुत से नॉन हिंदी स्पीकिंग जो हमारे स्टेट्स थे उन्हें लगा कि जी हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है हमारे ऊपर, हिंदी को आप पूरे देश के ऊपर लगा रहे हो, जबकि हिंदी सिर्फ 40% लोगों की मदर टंग है, ओनली 40%। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और एंटी हिंदी प्रोटेस्ट शुरू हुए, एंटी हिंदी प्रोटेस्ट शुरू हुए खासकर तमिलनाडु के अंदर। और पहली बार 1957 के अंदर पहली बार अपने लेवल के ऊपर यानी कि अपनी दम पे सरकार वहां पर बनती है डीएमके की, द्रविड़ मुनेत्रा कड़गम जो एक पार्टी है उसकी एक गवर्नमेंट बनती है कांग्रेस से अलग। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो अपने दम पर बनी, किसी से सपोर्ट नहीं लेना पड़ा इन्हें। और इस गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि एंटी हिंदी प्रोटेस्ट के चलते रहा। उसके बाद जब इस माहौल को देखा गया कि यहाँ पर एंटी हिंदी प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा है, लोगों के अंदर एक आक्रोश है कि आप हिंदी को हमारे ऊपर थोप रहे हो, तो सरकार ने कहा कि जी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है हर स्टेट की, आप उसमें काम कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी जो है उसको हम केवल और केवल हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, उसको नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाएंगे। तो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसके साथ साथ इंग्लिश भी है। और इसके साथ साथ जो हमारा 8th शेड्यूल है उसके अंदर 22 लैंग्वेजेस को स्थान दिया गया कि आप केंद्र में यदि अगर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एग्जाम लिया जा रहा है तो आप इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में एग्जाम दे सकते हैं। स्टेट की खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज है ही, और यहाँ पर आपको ये दे दिया गया। यहाँ पर भी पावर को जब डिवाइड किया गया तो इस लैंग्वेज पॉलिसी में भी हमें फेडरल प्रिंसिपल्स देखने को मिले कि सेंटर ने अपनी जिद छोड़ दी और स्टेट्स को एम्पावर किया, स्टेट्स को ये अधिकार दिया कि आप अपनी
आधिकारिक भाषा रख सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको हिंदी अपनाने की, आप तमिल में करना चाहें तमिल में करें, उर्दू में करना चाहें उर्दू, किसी भी भाषा में आप करें। और सेंटर के अंदर यदि कोई एग्ज़ाम है तो उसको 22 भाषाओं में दिया जा सकता है। जो तीसरा इंस्टेंस है वो है सेंटर स्टेट रिलेशंस। देखिए इसी हेडिंग के साथ आपकी क्लास 11th के अंदर भी ये टॉपिक है, सेंटर स्टेट रिलेशंस। देखिए फेडरलिज्म में आपने देखा कि सेंटर गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है 2 टीयर सिस्टम में, लेकिन स्टेट इज नॉट सबऑर्डिनेट। स्टेट के लिए जरूरी नहीं है कि वो सेंटर की हर बात को माने ही, इसके अलग अधिकार हैं, इसके सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग हैं, यहाँ से हालांकि ग्रांट्स मिलती हैं नो डाउट, लेकिन इंडिपेंडेंट है ये बिल्कुल, आपने इसके किसी सबऑर्डिनेट के रूप में काम नहीं कर रही। ऐसे में इनके रिलेशंस में देखा जाए तो शुरुआती दौर में हम देखें तो मेनली उस पीरियड को कांग्रेसिज्म बोला जाता है, या आप जब 12th में पढ़ेंगे तो उसको कांग्रेस सिस्टम बोला गया। मेनली कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की, स्टेट में भी कांग्रेस की। और यदि कोई एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट यदि आ भी जाती है तो उसको गिरा देती है। सेंटर जो है उसके पास एक पावर है इमरजेंसी। इमरजेंसी की जो डेफिनेशन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में वो है कि एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इन विच नॉर्मल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैन नॉट टेक प्लेस एंड सेंटर बिकम्स एक्सट्रीमली पावरफुल। सारी की सारी पावर सेंटर के हाथ में जाती हैं। 3 स्थितियां बताई गई, 352, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। 352 कहता है कि जी नेशनल इमरजेंसी, आर्म्ड रिविलियन, सशस्त्र विद्रोह, हथियारों के साथ विद्रोह या एक्सटर्नल वॉर, 352 का प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस प्रयोग किया गया था इनिशियली, ये है जी इंटरनल डेमोक्रेसी, सॉरी इंटरनल इमरजेंसी, आंतरिक आपातकाल की आप घोषणा कर सकते हैं। वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, लेकिन अब इसको बदल दिया गया, मॉडिफाई किया गया 1977 में कि जी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस विद आर्म्ड रिबिलियन। और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल। ये नहीं लगी है इंडिया में एक बार भी, ये तो बहुत बार लगती रहती है, और 352 एक बार लगी। हम देखते हैं 1957 के अंदर हमने देखा कि सेंटर, थोड़ा सा आप इसको देखिए, सेंटर स्टेट इसके सबऑर्डिनेट के रूप में काम नहीं कर रहा, इसके अलग पावर है, इसके अलग पावर है, कुछ जगह पावर ओवरलैप करती है, जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में है, वो सेंटर के पास है। जहां कांग्रेस की सरकार सेंटर में भी और स्टेट में भी है, तो जाहिर सी बात है जो सेंटर ने कह दिया स्टेट ने डायरेक्टली अप्रूव कर दिया, यहाँ जी सर बिल्कुल ऐसे ही होगा। लेकिन जहां एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट है वो तो विरोध करेंगे ना कि नहीं जी, क्योंकि ऑपोजिशन का तो काम यही है मेनली सरकार को क्रिटिसाइज करना। तो जब एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट्स बनती हैं, हम देखें 1957 के अंदर एक एग्जांपल देखें, 1957 के अंदर केरला असेंबली के इलेक्शन हुए। केरला असेंबली के इलेक्शन हुए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 60 सीटें जीती 120 में से, 120 में से 60 सीटें इन्होंने जीत ली और 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का इन्हें समर्थन था। इसके लीडर थे EMS नंबूदरी-पाद। EMS नंबूदरी-पाद को गवर्नर ने इनवाइट किया कि आप लार्जेस्ट पार्टी हैं, 5 जो ऐसे विधायक हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, निर्दलीय हैं, उनका आपको समर्थन है, यानी कि 65, आप गवर्नमेंट बनाइए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट बनाई, रेडिकल मेजर्स लिए केरला के लिए। केरला के अंदर इन्होंने रिफॉर्म्स प्रोसेस शुरू की। 1959 के अंदर कांग्रेस ने क्या कहा कि केरला में काम ठीक नहीं चल रहा, अनकॉन्स्टिट्यूशनली काम चल रहा है, और आर्टिकल 356 का यूज करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट को गिरा दिया कि चलिए जी इंटरनल इमरजेंसी। अब ऐसे में आप देखें कि आप 356 का फर्स्ट यूज देखने, यहां पर ये 356 का सबसे क्रिटिसाइज होने वाला यूज था। इससे पहले भी एक बार यूज किया गया, वो कश्मीर के केस में था। अब हम देखें कि ऐसे में जब एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट है तो बार बार केंद्र की सरकार उनको गिरा रही है ऐसे ही, लेकिन अब इसमें चेंज आया 1990 के अंदर। 1989 के अंदर हम देखें तो इंडिया में एरा ऑफ कोalition शुरू होता है, एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट्स। 1989 के अंदर कांग्रेस के पास
1984 में इलेक्शन थे, कांग्रेस 415 सीटों के साथ बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ पावर में थी। 89 में कांग्रेस की सीटें सिमट करके 197 रह गई। जनता दल ने अपनी सरकार बनाई, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। जनता दल को समर्थन कौन दे रही थी? कुछ छोटी पार्टीज, लेफ्ट थी, बीजेपी थी और कुछ रीजनल पार्टीज ने मिल करके ये जनता दल बनाई थी। अब आप देखिए उन रीजनल पार्टीज की अहमियत कितनी बढ़ गई। जिन रीजनल पार्टीज की सरकारों को केंद्र की बड़ी पार्टीज ऐसे ही गिरा देती थी, अब उनकी अहमियत बढ़ती चली गई। 1989 से और ये 1990 तक रहे, दिसंबर तक। 1990 में क्या हुआ? ये जो जनता दल था इसने मिलकर के ये नेशनल फ्रंट बन गया था। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इसको बोला गया। नेशनल फ्रंट के फर्स्ट फेज में वीपी सिंह प्रधानमंत्री रहे। नेशनल फ्रंट में जनता दल, कुछ और रीजनल पार्टीज, बीजेपी भी, सीपीआई भी, यानी कि लेफ्ट की पार्टीज भी वहां पर थी। 1990 में बीजेपी ने इसको छोड़ दिया और कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया और अगले प्रधानमंत्री किसको बना दिया? चंद्रशेखर को बना दिया। अब आप देखिए कि रीजनल पार्टीज की अहमियत बढ़ती जा रही है। एरा ऑफ कोलिशन 1989 से लेकर के और 2014 तक रहा। 2014 में बीजेपी के पास 280 सीटें थी और वो अकेले दम पे उन्होंने गवर्नमेंट बना ली। हमने देखा कि अब कोलिशन एरा के अंदर इनकी अहमियत बढ़ी और अब केंद्र की कोई भी सरकार स्टेट की किसी भी सरकार को ऐसे नहीं गिरा सकती। तो फेडरलिज्म की स्पिरिट यहां पर अब और ज़्यादा डेवलप हुई और ज़्यादा बढ़ी। तो कोलिशन ने भी हेल्प किया फेडरलिज्म को बढ़ाने में। ये अंदर की बात है, बिटवीन द लाइन जिसको बोला जाता है ना, बिटवीन द लाइन्स। वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कोलिशन ने कैसे हेल्प किया फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में। तब आपको बोलना है कि 1989 से पहले केंद्र की सरकारें बहुत बार अपनी पार्टी के अगेंस्ट वाली पार्टी की जो सरकार है उसको गिरा देते थे, लेकिन जब से रीजनल पार्टीज की अहमियत बढ़ी तो पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। तो ऐसे में फेडरलिज्म को और ज़्यादा यहाँ पर देखने को। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है when power is taken from center and state governments and is given to local governments, local bodies जिनको बोला जाता है, जब उनको सरकार सेंटर और स्टेट से पावर लेकर के लोकल गवर्नमेंट्स को या लोकल बॉडीज को जब पावर दे दी जाती है, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। हमारे यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की जो नीड है इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है कि वाई हमें थर्ड टीयर की क्या ज़रूरत है, हमें क्या ज़रूरत है लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स की। देखिए ये बहुत जाहिर सी बात है कि हम पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है पॉपुलेशन। इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है, आप देखिए उत्तर प्रदेश जो है वो रशिया से ज़्यादा बड़ा है। रशिया से ज़्यादा बड़ा है उत्तर प्रदेश किस में? पॉपुलेशन के टर्म्स में। 19 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, रशिया की 17 करोड़ है। तो आप देखिए कि भारत का एक स्टेट यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज से ज़्यादा पॉपुलेशन वाला है। ऐसी स्थिति के अंदर केंद्र और स्टेट के अलावा भी ऐसे लोकल लेवल के ऊपर सब यूनिट्स में उसको बांटा जाए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। साथ ही साथ अब जो लोग हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को भी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं और उनके सॉल्यूशंस को भी अच्छे से जानते हैं। आप किसी जगह के ऊपर किताबी ज्ञान को पढ़ करके कि ऐसे ऐसे करना चाहिए और ऐसे काम हो जाएगा और ये कर देंगे और वो कर देंगे, लेकिन किसी जगह पर रहने वाले लोग जिन्होंने 50-50 साल वहाँ पर निकाल दिए, उन्हें उस जगह की समस्या का अच्छे से पता है कि यार ये समस्या है, इसका ये समाधान आपने तो सोच लिया, हो सकता है सामने वाले के हित में ना हो सकता है कि किसी के हितों को वो आहत कर रहा हो, उनको ठेस पहुँचा रहा हो। तो ऐसे में उन्हें पता है कि यार ऐसे काम कर लिया जाए ना तो ठीक रहे, लेकिन सरकार उनकी सुनी नहीं है। तुम कौन हो? मैं इस गाँव का एक आदमी हूँ, ए भागो यहाँ से। अब जब आपने थर्ड टीयर जब जोड़ा तो इन लोगों को एम्पावर किया, आपने लोगों को अपनी समस्या और अपने सॉल्यूशंस को पता है। तीसरा, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कि आपने डेमोक्रेसी का मतलब, देखिए डेमोक्रेसी में एक लाइन आपको याद रखिए कि डेमोक्रेसी उन सभी लोगों पे, देखिए कोई भी डिसीजन लिया, उस डिसीजन से अफेक्ट होने वाले सभी लोगों को उस डिसीजन के ऊपर बोलने का अधिकार होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी कहती है कि जी इस निर्णय से किन्हीं की लाइफ के ऊपर जो जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इन लोगों की भी बात को हमें सुनना चाहिए। तो ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट को जो है इन्हेंस करता है, इंक्रीज करता है। तो हमने थर्ड टीयर जोड़ तो दिया, एक लोकल बॉडीज बना तो दी, लेकिन कुछ समस्याएं आई, इनिशियल फेज में समस्याएं आई। वो थी रेगुलर
इलेक्शंस नहीं हो रहे, नो रेगुलर इलेक्शंस। और स्टेट के सबऑर्डिनेशन में है वो, स्टेट के सबऑर्डिनेशन में, स्टेट की मर्जी पे चल रहे हैं, कोई सेपरेट रेवेन्यू के रिसोर्स नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं, तो स्मूथ फंक्शनिंग हो ही नहीं पा रही इन दोनों रीजंस की वजह से। अब हम देखेंगे कि इसमें सुधार कैसे हुआ। 1993 के अंदर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए, संवैधानिक संशोधन हुए। 73rd और 74th अमेंडमेंट ने क्या कहा जी, इन्होंने लोकल बॉडी, 73rd जो है ये लोकल बॉडी रूरल में और अर्बन में अलग अलग है, अभी हम डायग्राम से समझेंगे। ये कहता है कि जी रूरल लेवल की गवर्नमेंट को इसने एम्पावर किया, रूरल, और ये कहता है अर्बन। अब इन्होंने क्या कहा, इलेक्शंस, रेगुलर इलेक्शंस होंगे। सबसे पहला पॉइंट रेगुलर इलेक्शंस, ठीक है जी। रेगुलर इलेक्शंस के साथ इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी गई वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गई, ठीक है जी। SC ST और OBC, देखिए OBC 1991 इंदिरा साहनी, 1993 के अंदर इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या दिया था सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कि OBC का रिजर्वेशन सही है। तो SC ST और OBC को भी जो इलेक्टेड बॉडीज हैं प्लस में उनके प्रेसिडेंट, बॉडीज में भी प्लस में जो प्रेसिडेंट है यानी कि जो हेड हैं उन बॉडीज के, सरपंच हैं, ठीक है, या जिला परिषद है, उसके अंदर उनके लिए रिजर्वेशन कर दिया गया। फिर इन्होंने क्या कहा कि जी ये स्टेट बढ़िया काम नहीं कर रहे, तो इन्होंने कहा स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम है कि लोकल बॉडी गवर्नमेंट बनवाने के लिए, यानी कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन को ये मॉनिटर करेगी स्टेट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट है ये। स्टेट इलेक्शन कमीशन का मतलब ये नहीं कि स्टेट के नीचे काम करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नीचे। ये इन्होंने मेजर स्टेप्स इन्होंने लिए, रेवेन्यू के रिसोर्सेज, यानी कि रेवेन्यू को भी इन्होंने एम्पावर किया, यानी कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए भी कि भाई आप टैक्स लगा सकते हो। म्यूनिसिपैलिटी के पास पावर है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं आप उनके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। सोर्स ऑफ रेवेन्यू को डिफाइन इन्होंने किया। ये मेजर चेंजेस इन्होंने 73rd 74th अमेंडमेंट में किए और लोकल बॉडी को एम्पावर किया। अब हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए, हम सेंटर स्टेट और लोकल बॉडी तीनों की बात को देखते हैं। यहां तक फेडरलिज्म होता है सेंटर स्टेट में, और यहां जो है लोकल बॉडी को ऐड कर दिया जाए तो वो डिसेंट्रलाइजेशन। सेंटर में हमने देखा कि जी हमारे पास पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट के तीनों पार्ट होते हैं, मेनली हाउसेज होते हैं दो। स्टेट के अंदर हमारे पास लेजिस्लेचर है जिसमें यूनिकैमरल है तो लेजिस्लेटिव असेंबली है, और बाई कैमरल है यानी कि दो हाउसेज। यूनिकैमरल का मतलब होता है सिंगल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और बाई कैमरल मतलब दो, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। लोकल बॉडी जो है, यानी कि अब लोकल बॉडी का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। रूरल, अर्बन। रूरल लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। याद रखिएगा इसके नाम को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। कहां से शुरू होकर अब कहां तक जाता है हम देखेंगे। सबसे पहले जो है आपकी पंचायत से शुरू होता है जी। पंचायत इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप थोड़ा सा, हम इलेक्शन के सिस्टम को थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा, केवल 5 मिनट ही एक्स्ट्रा लगेंगे। मान लीजिए कोई गांव है, ये एक विलेज है, इस विलेज का नाम X है। इस विलेज में 500 लोग रहते हैं, 5 वार्ड्स में इसको बांटा गया। A वार्ड, B, C, D, E।
हमने देखा कि इंडिया के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, 18 से अधिक जो लोग हैं वो राइट टू वोट उनके पास है। पहले एज 21 थी, 1988 के अंदर जो है 61st अमेंडमेंट हुआ और उसने एज को 18 कर दिया। 18 साल से अधिक की उम्र के लोग वोटिंग कर सकते हैं गांव में। मैं मान लेता हूं कि ये सभी के सभी लोग 18+ हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता, इस गांव में बच्चे भी हैं जो नहीं कर सकते वोट, लेकिन मान लेते हैं सब कुछ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि सारे के सारे लोग वोट कर सकते हैं। इस गांव में 5 वार्ड्स में बांट दिया गया, इस गांव को 5 ऐसा किया कि गांव के 500 लोग रह रहे हैं और कोशिश की गई कि ये बाउंड्रीज बनाएं तो हर एक में 100 लोग आए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 100 लोगों के 5 वार्ड्स बना दिए। ठीक है जी, हर वार्ड एक वार्ड मेंबर को नियुक्त करेगा, इलेक्ट करेगा, एक वार्ड मेंबर जो है एक वार्ड से एक वार्ड मेंबर यानी कि पंच उसका चुनाव होगा। शहर है तो वार्ड मेंबर आप अपनी कन्वीनियंस के लिए लगा सकते हैं। अब क्या होगा, एक डेट स्पेसिफिक, अब मान लीजिए सरपंच के लिए हम माने सरपंच या आपका चेयरमैन अगर आप वहाँ रहते हैं, या मेयर अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है। सरपंच के लिए एक व्यक्ति खड़ा है और सरपंच के लिए 3 व्यक्ति खड़े हैं मान लीजिए, और उनके नाम है MNO। ये 3 व्यक्ति हैं जो खड़े हैं सरपंच के लिए। सरपंच की दावेदारी इन्होंने दे रखी है कि जी हम बनेंगे सरपंच। ठीक है साहब, एक डेट स्पेसिफाई होती है, मान लीजिए किसी भी महीने की 3 तारीख को वोटिंग हुई। वोटिंग करने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स आएंगे, आपके गांव के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर उसको चेंज करेंगे, वोटिंग सेंटर के रूप में उसको रखाएंगे, और वहां पर बैलेट बॉक्सेस होंगे, बैलेट बॉक्स एंड बैलेट पेपर। बैलेट पेपर एक ऐसा पेपर है जी जिसके ऊपर कैंडिडेट का नाम, उसका सिंबल, आप, और बैलेट बॉक्स वो बॉक्स है जिसके अंदर उसको डालना है। पहले बैलेट बॉक्स से ही इलेक्शन होते थे पार्लियामेंट के भी, लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई। बैलेट पेपर है, आपने 3 तारीख को जाना है, सारे के सारे लोग जाएंगे और वोटिंग करेंगे। मान लीजिए ये जो M व्यक्ति है इसको वोट मिले 300, इसको वोट मिले 100 और इसको वोट मिले 100, यानी कि अब हमें पता चल गया कि इन तीनों में से जो सबसे अधिक वोट्स प्राप्त करेगा, सबसे अधिक वोट्स जिसके पास होंगे वो जीतेगा। ये सिस्टम जिसमें सभी जितने भी दावेदार खड़े हैं, जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनमें से जीतेगा वही जिसके बाकी सबसे ज्यादा वोट होंगे। इस सिस्टम को बोला जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि अन्य से अधिक वोट लेने वाले की जीत होगी। इसमें एक और सिस्टम है जिस सिस्टम का नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, थोड़ा सा आप इसको देखिए, 11th में आएगा ये, हल्का सा हम देखेंगे। ये कहता है कि जी वोट करने वाले जो लोग हैं 500 लोग हैं यहां पर, तो 50% प्लस 1 वोट ज्यादा, ये इसकी कंडीशन है। यानी कि जिस व्यक्ति के पास 251 वोट होंगे वो जीतेगा। इस कंडीशन में तो 251 वोट इस व्यक्ति के पास है। हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में मान लें कि MNO में इसके पक्ष में, यानी कि जो ये है इसके पक्ष में 230 वोट है, ठीक है जी, इसके पक्ष में 70 वोट है और इसके पक्ष में 200 वोट है। ये बनता है 500 का, पूरा का पूरा 500 का बन गया। अब ये कहता है, ये सिस्टम कहता है फर्स्ट राउंड की काउंटिंग करो। फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में जिस व्यक्ति के 251 वोट वो जीत जाएगा। कहता जी फर्स्ट राउंड में तो कोई नहीं मिला, कहता तो दूसरे राउंड की काउंटिंग करो और जो व्यक्ति सबसे कम वोट प्राप्त किया है उसके वोट्स सबसे ज्यादा वोट पाने वाले के में जोड़ दो। 70 वोट्स 230 में जोड़ दो, फिर देखो क्या हो गया। हाँ जी, दूसरे वोट में अगर हम 230 में 70 जोड़ दें तो 300 बन जाएंगे, मेजॉरिटी मार्क क्रॉस हो गया। ये क्यों किया गया? इसने कहा कि आप एक बार ये फेवर में तो देख लिया आपने, 230 इसको चाहते हैं, 200 इसको चाहते हैं और 70 इसको, बोले एक बार अगेंस्ट में भी तो देखो। आपने जब अगेंस्ट में देखा तो पाया कि ये जो व्यक्ति है तो 270 लोग इसके अगेंस्ट में, 270 लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये व्यक्ति ना बढ़े।
300 लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये व्यक्ति ना बढ़े, और 430 लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये ना बढ़े। तो कहते हैं जिसको सबसे ज्यादा नेगेटिव वोट्स मिले, एक तरीके से जिसको सबसे ज्यादा डिसलाइक किया गया और जिसको सबसे ज्यादा लाइक किया गया, आपने क्या किया कि डिसलाइक्ड वन के वोट्स लाइक्ड वन को दे दिए, यानी कि सबसे कम वोट को सबसे ज्यादा वाले वोट में जब आपने मर्ज किया तब मेजोरिटी मार्क प्रूव, तब आपने जीता। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, हमारे यहाँ नहीं है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। सरपंच चुन लिया, अब ए वार्ड के लोग जाएंगे। ए वार्ड में मान लीजिए 3 लोग खड़े हुए हैं, राम, श्याम और मुकेश। राम, श्याम और मुकेश तीनों खड़े हैं कि जी हम पंच बनेंगे। 100 व्यक्ति गए, सेम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है हमारे यहाँ राज्यसभा को छोड़ के। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर श्याम को वोट मिल, यानी कि राम को वोट मिले जी मान लेते 70, इसको वोट मिले 15, इसको वोट मिले 15, तो राम जीत जाएगा। ऐसे ही हर वार्ड में वार्ड मेंबर्स चुने जाएंगे। तो 5 वार्ड मेंबर्स चुन लिए गए और 1 सरपंच अलग से चुना गया, टोटल 6। तो द काउंसिल ऑफ इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स एंड द प्रेसिडेंट इज पंचायत। इलेक्टेड किसी गांव के इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स और प्रेसिडेंट यानी कि सरपंच की सभा को ही, उसकी काउंसिल को ही पंचायत बोला जाता है। पंचायत एक गांव की भी हो सकती है, पंचायत 2-4 गांव जिनमें पॉपुलेशन बहुत कम है उनको मिला करके भी पंचायत बनाई जा सकती है। अब ये पंचायत है। अर्बन लेवल के ऊपर यदि बात की जाए तो अर्बन लेवल के ऊपर आप देखेंगे म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी को ही म्युनिसिपल काउंसिल बोला जाता है। म्युनिसिपल काउंसिल छोटे शहरों में होती है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े शहरों में होती है। म्युनिसिपल काउंसिल का जो लीडर है यानी कि वार्ड मेंबर तो ऐसे ही चुने जाएंगे, तो म्युनिसिपल काउंसिल द बॉडी, द काउंसिल ऑफ इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स एंड देयर प्रेसिडेंट इज म्युनिसिपल काउंसिल। पंचायत द बॉडी ऑफ इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स एंड देयर प्रेसिडेंट, रूरल एरिया के अंदर होती है ये, और ये पंचायत है। इसका हेड जो है, इसका हेड होता है म्युनिसिपल चेयरमैन, चेयरपर्सन जिसको बोला जाता है। इसका जो हेड है पंचायत का वो आपको पता ही है, सरपंच, सरपंच होता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो हेड होता है वो होता है जी मेयर, मेयर, ठीक है। अब कहते हैं कि जब पंचायत जो है वो 3 इनकी 2 स्टेप और ऊपर आएगी। कहते हैं जब बहुत सारी पंचायत को मिला देना हम तो एक ब्लॉक बन जाता है, या आप उसको मंडल बोल सकते हो, कई की जगह नाम अलग अलग है, या उसको पंचायत समिति बोल सकते हो। ब्लॉक, मंडल, पंचायत समिति, बहुत सारी पंचायतों को मिला देने से पंचायत, जैसे मान लीजिए किसी जगह पे 100 पंचायत हैं, 100, तो 100 में से आपने 20-20 पंचायतों को मिलाया तो 20-20 के कितने बने गए, 5 ब्लॉक आपने बना दिए 20-20 के जी। इनके मेंबर्स को कौन चुनेगा? अब इनके मेंबर्स को इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पंचायत, पंचायत के चुने गए सदस्य, अब लोग नहीं चुनेंगे। इस पंचायत यानी कि मान लीजिए आपने 100 पंचायतों से और 5 ब्लॉक बनाए, 5 ब्लॉक बनाए यानी कि एक ब्लॉक में 20 पंचायत है, और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एक पंचायत में 6 लोग हैं, तो 120 लोग जो आपने चुने हैं, ये 120 लोग मिलकर के इस एक ब्लॉक के मेंबर्स को चुनेंगे। ऐसे ही करके सभी ब्लॉक्स के मेंबर्स को चुन लिया जाएगा। इसके ऊपर एक होता है जो लास्ट लेवल है इसका, वो है जिला परिषद। देखिए जिला परिषद कहता है कि जिला परिषद में ये सभी ब्लॉक्स, मंडल या पंचायत समिति ये सब आते हैं। उसके अंदर म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ये सब इसके नीचे आती हैं, क्योंकि जिला बड़ा होता है, ये शहर छोटे होते हैं, तो ये अर्बन लेवल भी एक तरीके से जिला के नीचे आ जाता है। इस तरफ म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आ जाती है। जिला परिषद के अंदर एमएलए, उस जिले का तो नहीं होता एमएलए। देखिए कभी आपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जब स्टडी करेंगे तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, बहुत लोकसभा की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हो सकता है कि 3 या 4 लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो। भाई एक एमपी चुना, रोहतक से एक एमपी चुना जाता है और 9 एमएलए चुने जाते हैं रोहतक से। ये सोचने की बात है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी, वहां से 9 एमएलए। तो ऐसे में जिस जिला के अंदर, जिस जिले के अंदर वो जो एमपी है, यानी कि रोहतक का एमपी, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो रोहतक का एमपी और
सभी यानी कि रोहतक के अंदर जितने भी जिला परिषद बनेंगे, रोहतक के अंदर जितने भी जिला परिषद बनेंगे उनके अंदर वो उसका मेंबर होगा। प्लस में एमएलए, एक एमएलए उसके नीचे आने वाले सभी जिला परिषदों के अंदर सदस्य होता है, और भी कई जिला लेवल के अधिकारी इसके अंदर मेंबर हैं। लेकिन क्वेश्चन मेनली क्या पूछा जाएगा आपसे, 1 मार्क्स में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड कौन है? तो वो है जिला पार्षद। जिला पार्षद पॉलिटिकल हेड है। देखिए, पंचायत एक बॉडी जिसके अंदर इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स ऑफ अ विलेज, काउंसिल इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स ऑफ अ सिटी, कॉर्पोरेशन इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स ऑफ अ मल्टी मिलीनियम सिटी, पॉलिटिकल ना, इसका जो हेड है पंचायत का सरपंच, हेड ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल चेयरपर्सन, हेड ऑफ कॉर्पोरेशन मेयर, ब्लॉक ग्रुप ऑफ फ्यू पंचायत्स इज नोन एज ब्लॉक, मंडल समिति, जिला परिषद अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑल ब्लॉक्स, पंचायत्स, म्युनिसिपैलिटीज, कॉर्पोरेशंस अंडर इट, इसका लीडर जिला पार्षद। ये हमारा लोकल लेवल का पूरा सिस्टम है। अब हमने देखा कि लोकल लेवल से हमें फायदा क्या हो, बेनिफिट क्या हो, उन बेनिफिट्स को देखेंगे। देखिए, अब हम बेनिफिट्स को देखें तो सबसे पहला बेनिफिट हमारे डेमोक्रेसी स्ट्रांग हुई है, डेमोक्रेसी की स्पिरिट स्ट्रांग हुई है। आज हमारे पास 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास हैं लोकल बॉडीज में। हमारे जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एक क्वेश्चन उठता है, तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है क्योंकि हमने 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर अब डिसीजन मेकिंग के अंदर लोगों का जो रोल है वो बढ़ा है। लोग ज़्यादा अब जागरूक ज़्यादा हुए हैं, लोग वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करने लगे हैं। तो मेनली ये 3 बेनिफिट हमें देखने को मिले कि 36 लाख लोग यहाँ पे हैं। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी हमारा जो है, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है पार्टिसिपेशन बाय पीपल, या पीपल्स पार्टिसिपेशन जिसको बोला जाता है, द प्रिंसिपल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो लोगों का अब ज़्यादा इसके अंदर रोल बढ़ा है, लोग ज़्यादा इसके अंदर जुड़ने लगे हैं, गवर्नेंस के अंदर आने लगे हैं, अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस चैप्टर में नहीं था, ऑब्जेक्टिव बहुत रेयर होता है इसमें, लेकिन क्वेश्चन 3 मार्क्स में बहुत डिफ़िकल्ट आते हैं, और वो डिफ़िकल्ट आपसे पूछे जाएंगे खासकर लोकल बॉडीज़ को लेकर के, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार पंचायत थी कि ब्लॉक था, म्युनिसिपल कमेटी थी कि काउंसिल था, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चेयरमैन होता है कि मेयर होता है। ऐसे में आप गलती करेंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे। डायग्राम बना करके रखें, डायग्राम के थ्रू आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और यदि कोई इसमें डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।